अच्छा जी, रेशोज़ का हमारे पास एक और सवाल है दैट इज़ अगेन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2019 एंड दिस इज़ केस फ्रॉम द केस स्टडी 3-2। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका और इसमें कुछ कैलकुलेशंस हमसे पूछी गई हैं। वो कैलकुलेशन 10 मार्क्स की हैं। वो कैलकुलेशन क्या है? डिविडेंड यील्ड रेशो कैलकुलेट करनी है, प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। आई अगेन से प्लीज़ डू रिमेंबर जो मैं कह रहा हूँ बार-बार कि अगर रेशोज़ की जो हमें नहीं आती ना, यानी उन उन जो मैंने क्लास में बार-बार आपको समझाया और एक मैंने शीट भी दी कि हर रेशो के ऊपर 2-3 पॉइंट्स लिखे कि वो क्या शो करती है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अटेम्प्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि बी पार्ट हमसे 12 मार्क्स का टेस्ट होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड रेशो क्या शो करती है। ज़ाहिर है ये वो प्रॉफिट शो करती है जो शेयर होल्डर अर्न करते हैं ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इसके दोनों जो इसके कैलकुलेशन में यूज़ होने वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनका क्या मतलब है। इसी तरह प्राइस अर्निंग रेशो क्या शो करती है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट शो करती है। साथ ही साथ ये कि कितने साल में इसी रेट पे आपको अपनी आपके जो रिटर्न है वो मिलेंगे, उसको शो करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज़ाहिर है वो तो हमेशा आसानी से कह देगा रेलेवेंट टू द अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये तो चंद एक चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, उनके बेस पे हमने कुछ कमेंट्स कर दिए। बट दैट माइट नॉट बी इनफ टू डेवलप अ होल एनालिसिस। किसी एक चीज़ पे नहीं कर रहे होंगे आप, 2-3 चीज़ों पे अपना एनालिसिस डेवलप कर रहे होंगे। एक तरफ उसी एनालिसिस में प्राइस अर्निंग भी डिस्कस हो रही होगी, दूसरी तरफ उसी एनालिसिस में हो सकता है कि आप ओपीएम या जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या कुछ और भी डिस्कस कर रहे हो। तो एक एनालिसिस शायद एक चीज़ पे नहीं हो सकेगा, उसकी जो एनालिसिस की लेंथ रिक्वायर्ड है और जो इवैल्यूएशन की रिक्वायर्ड है उसमें एक है, तो हमको और भी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ख़ैर ये 3 चीज़ें उसने कैलकुलेट करवाई, तो हमें पता चला कि हमारा जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज़ बेसिकली 0.10%। अच्छा जी, इसी तरह हमारी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट इज़ टू हाई, दैट इज़ 192। ओके। इसी तरह जो हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज़ 1.9%। तो ये चंद एक चीज़ें उसने हमसे कैलकुलेट कराई थी और उसके आंसर यहाँ पे गिवन है। उसकी बेसिस पे द एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। वो भी डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि रेफर टू 2A एंड अदर इन्फॉर्मेशन recommend whether potential investors should purchase shares in AEV। क्या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में जिसका नाम एईवी एशियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें शेयर्स बाय करने चाहिए? नो, दिस इज इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। इसीलिए जो रेशियोज भी दो उसने पूछी हैं, डिविडेंड यील्ड और प्राइस अर्निंग, वो दोनों इन्वेस्टर की रेशियो है। तो अब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शेयर्स बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दिस इज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, जनरली भी नज़र आ रही है, लेकिन अगेन हमने बाकी कंपनी से और इंडस्ट्री से और पिछले सालों से इसको कंपेयर ही करना होता है। प्राइस अर्निंग इज़ टू हाई, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इतने सारे साल लगेंगे उसको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने में। और फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम कोई और चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी कुछ उसने दिया हुआ है, कुछ थोड़ा-सा सेक्शन 1 का भी डेटा हमारे पास है और ये एक पूरा अपेंडिक्स 1 फाइनेंशियल डेटा की उसने दे दिया है। टोटल इक्विटी भी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी हैं, रेवेन्यू भी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि हम फौरी तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो निकाल ही सकते हैं। टोटल डिविडेंड्स भी गिवन है, मार्केट शेयर प्राइस भी गिवन है, करंट रेशो उसने खुद ही बता दिया, दैट इज़ गुड, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस। इसकी बेस पे हमने अब शेयर होल्डर्स को सजेस्ट करना है कि क्या उनको इस कंपनी के शेयर्स बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगेन नॉलेज में अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड इन द रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ये एक नॉलेज के पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। डिविडेंड यील्ड का ज़ाहिर है ये पॉइंट है। कैपिटल गेन फ्रॉम द इंक्रीज इन शेयर प्राइस, अगेन सारे बच्चे समझेंगे कि शायद वो कैपिटल गेन का जिक्र कर रहे हैं तो वो कोई एनालिसिस के मार्क्स लेने हैं। नहीं 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 बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट कि जो भी हम रेलिवेंट नॉलेज अपना ला रहे होते हैं वो हमें नॉलेज के मार्क्स ही देता है। तो ये जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे होंगे जैसे कि कैपिटल गेन, ये हमें नॉलेज के मार्क्स दे रहा होगा। ओके जी, डिविडेंड पेड, असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, करंट परफॉर्मेंस, ये सब नॉलेज में हमसे टेस्ट होंगे। कमिंग टू द एप्लीकेशन, जिसके ऊपर ही हमने एनालिसिस बेसिकली डेवलप करना होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो सबसे पहले ले लें तो हमने कहा दैट इज 188, दैट इज वेरी हाई। तो अब एक तरफ तो ये है कि इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को बहुत सारे साल लगेंगे टू गेन अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि शेयर होल्डर्स आर रेडी टू
इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। बच्चे रेशो को एनालिसिस करते वक्त उसका फार्मूला लाजमी तौर पे याद होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो उसमें दी हुई हैं। अब इसको भी बताते हुए मैंने आपको कहा था कि इसको हाई होने का मतलब ये भी है कि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट ऑफ मनी इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग तो ऑफ द शेयर्स। तो इसका मतलब है कि लोग उस हाई प्राइस पे भी उसको बाय करने के लिए तैयार हैं। तो फार्मूला आपके दिमाग में लाजमी तौर पे होना चाहिए। अच्छा जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही लो है, तो ये तो अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगेन इसको हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे। डिविडेंड यील्ड है। अब कुछ हमने केस स्टडी से भी डेटा लिया, जैसे कि उसे खुद ही कह दिया है कि डिविडेंड जो है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा 2019 में। अब एक तरफ तो ये जो है दैट वर्क्स एज एन इंसेंटिव फॉर शेयर होल्डर टू बाय। अगर आपने नेस्ले में इन्वेस्टमेंट की और नेस्ले ये कह रहे हैं कि 2018 में जितना उसने डिविडेंड दिया था 19 में उससे ज्यादा देगा, तो एट वन एंड दिस वर्क्स एन इंसेंटिव फॉर यू। अच्छा ठीक है, मुझे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन फ्यू शेयर होल्डर्स जो कि बहुत बहुत क्लेवर होते हैं, वो ये सोचेंगे अच्छा दिस इज वर्किंग एज एन इंसेंटिव, वो हमें ज़्यादा डिविडेंड ऑफर कर रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो चाह रहा है कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट हों और उसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाए और शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आ जाए उसमें। ये वो इवैल्यूएशन होगी जो अब उसके साथ ही करेंगे। तो फॉरेन काउंटर आर्गुमेंट उसका लेके आएंगे कि सही है, लेकिन अच्छा एक तरफ ये हुआ कि शेयर प्राइसेस हैज राइजन बाय 30% इन द लास्ट ईयर, दिस वर्क्स। बहुत अच्छा ये बात है, कैपिटल गेन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगेन इवैल्यूएशन में हमने ये देखना है कि ये क्यों बढ़ गई। क्या ये उन्होंने खुद से कोई शेयर्स बाय बैक करके इंक्रीज करने की कोशिश की हैं, या जनरली देयर इज अ ट्रेंड टू बाय दिस कंपनीज शेयर इन द मार्केट। कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं है बुल्स वाला मार्केट में, बुलिश बिहेवियर जिसको कहते हैं, जो शेयर बाय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस को इन्फ्लेमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने केस स्टडी से डेटा लिया, हमने करंट रेशो भी देख लिया कि जो बिलो 1.5 है, इसका मतलब है लिक्विडिटी के कंसर्न हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे दे के खुद अपना कैश फ्लो डैमेज कर रही है और उसके जो हैं वो फ्यूचर में उसको ओवरड्राफ्ट्स लेने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ेंगे, जो कि प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है बिजनेस के लिए। ठीक है, कैश फ्लो को अगर हम देखें, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, अगर आप ये गौर करें, नेट कैश फ्लो जो है ये 2018 में 80 मिलियन का नेगेटिव था और अब ये 200 मिलियन का नेगेटिव हो गया। अगेन दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द शेयर होल्डर्स। क्यों कम हो गया भाई? इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सम कंपनी, आप तो अपनी सारी उम्र की सेविंग उसमें लगा रहे होंगे ना, तो आपको बहुत ध्यान से ये सोचना पड़ेगा कि ये व्हाट इज दिस एक्चुअली गोइंग ऑन। अच्छा जी, ये साथ ही इसकी बेस पे उसने एनालिसिस डेवलप किया हुआ जो मैंने आपको बता दिया। कमिंग टू द इवैल्यूएशन, हम क्या करेंगे, दो हम अच्छे से एनालिसिस डेवलप कर लेंगे। द मार्क स्कीम रिमेन सेम, 2 6 मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन। तो हमें 2 नंबर नॉलेज के लेने हैं, हमें 2 नंबर एप्लीकेशन के लेने हैं। अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन इन दीज क्वेश्चंस आर इजियर, क्योंकि नंबर्स हैं वो आपने खुद ही कैलकुलेट किए हैं, केस स्टडी में गिवन है, यू जस्ट यूज देम। अब आपको बेटर मार्क्स तब मिलेंगे कि हाउ एफिशिएंटली यू यूज दोज नंबर्स, कितने आप उनको एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स यूज करके कैसे उसे समझा पाते हैं कि भाई इस कंपनी में शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। 2 मार्क्स फॉर द एनालिसिस एंड 6 फॉर द इवैल्यूएशन है। हर जो एनालिसिस हमने कर रहे होंगे, हमने कहना है अगर के प्राइस अर्निंग रेशियो गुड, तो साथ ही उसका काउंटर आर्गुमेंट भी। अगर हमने कहना है कैश फ्लो बैड है, तो वो क्यों है, उसका काउंटर आर्गुमेंट। और फिर फाइनल इवैल्यूएशन। अगेन सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे कि भाई शेयर होल्डर्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस कंपनी का शेयर, क्योंकि सवाल ही है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन कि अदर इंफॉर्मेशन रिकमेंड वेदर पोटेंशियल इन्वेस्टर शुड परचेज द शेयर्स इन एईवी, तो लेकिन साथ ही उसको कहेंगे कि ये डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है। बहुत पहले तो हमने सजेस्ट कर दिया कि शेयर्स बाय करने चाहिए और उसके रीजन, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होंगे वो ये कहेंगे कि यार डिविडेंड यील्ड अगर अच्छी होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो इस कंपनी की बहुत अच्छी नहीं है, 1 पॉइंट कुछ थी या इससे भी कम थी, तो ये तो बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचेंगे शेयर प्राइस भी बढ़ रही है, डिविडेंड भी ज्यादा दे रहा है, ठीक है इस वक्त लिक्विडिटी के प्रॉब्लम है, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब अगेन रिस्की है, लो रिटर्न्स मिलेंगे, हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ये बात है जिसके ऊपर आप डिसीजंस कर रहे होंगे।
मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, जो बहुत ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इज़ इट अनरियलिस्टिक? जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया, क्यों बढ़ रही है? क्यों पैसे ज़्यादा हो रहे हैं? ये इस पे रिसर्च करना और इसका कोई ना कोई डेटा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिविडेंड यील्ड बहुत लो है, इसको आप अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट से, दूसरी कंपनीज़ में अगर आपने शेयर डाल रखे हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट से अगेन कंपेयर कर सकते हैं, वी नो इट वेरी वेल। तो ये सब कंपैरिजंस हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसीजंस कर सकते हैं कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी एज़ अ शेयर होल्डर्स।